कि यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के इस्लामी शरीयत पर हमला है, तो ये वो समझ ले कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी को ये 21वीं सदी का शूद्र बनाना चाहते हैं। अच्छा, देखो, मुझे लगता है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपसी फिरके की नफरत ख़त्म करना। दोस्तों आज एक और ट्रैवल टैग लेकर के हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज के ट्रैवल टैग का मौजू है वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो पास हो गया है, और इस पास होने के बाद से हिंदुस्तान का मुसलमान है वो परेशानी के आलम में है, ज़हनी अज़ियत के आलम में है। तो वो क्या करे क्या ना करे। मेरे साथ इस वक्त जो ट्रैवल टैग के जो मेहमान हैं आज के मेरे, वो मिर्ज़ा महमूद बेग साहब हैं। मिर्ज़ा महमूद बेग साहब का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है। आप सीनियर सोशल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, एक लंबा करियर रहा इनका सियासत का। आज की जो गुफ्तगू हमारी होगी, हम इनके साथ निकलेंगे और बात करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त जिन हालात का शिकार है, ख़ास तौर से ये बिल आने के बाद से जिस तरह की उसकी ज़हनी कैफियत है, उसमें उसे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने जो इस बिल को पास किया है उसकी मंशा क्या है। क्या वो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को 21वीं सदी का दलित बनाना चाहते हैं, शूद्र बनाना चाहते हैं? उनसे भी सवाल करेंगे इनके हिस्से का। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं ट्रैवल टैग की। आइए मेरे साथ, आइए। बेग साहब, क्या कहेंगे आप, जो सरकार ने इस तरह से बिल पास कर लिया, आप इस पूरे प्रक्रिया को, सरकार के इस अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, लोकसभा और अपर हाउस दोनों से पास हुआ है, मुझे लगता है कि यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के इस्लामी शरीयत पर हमला है। कैसे? इसकी कई वजह है कि एक तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी रिलीजन राइट है को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। और ये एंटी रिलीजन बिल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप इस बिल को, इसमें नॉन मुस्लिम कई मेंबर आप रखोगे, कल को डिसीजन लेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वक्त की ज़मीन है कि ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने डोनेट की हुई है जी। ये कोई गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है जी, कि गवर्नमेंट ने ज़मीन दी हो, उस ज़मीन को ये यूज कर रहे हों, उसका मैनेजमेंट करप्टेड हो या उसकी देख रेख सही हो नहीं पा रही हो, तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की ज़रूरत है। ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने मजलूम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जी इमामबाड़ा, कब्रस्तान, मदरसा और मुसलमानों के तालीमी इदारे बनाने के लिए और उनको इस्लामी तरीके से चलाने के लिए वक्त की हुई है। जी बिल्कुल। तो ये तो एक ज़बरदस्ती है कि मुसलमानों को टार्चर करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये इनका लाया हुआ एक बिल है जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी रिलीजियस है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इस तरह के बिल कैबिनेट से ला रही है जो इतने बड़े माइनॉरिटी को जी का नुकसान हो रहा है और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन अपोजिशन के मेंबर्स को, पार्लियामेंट मेंबर्स को, जिन्होंने इसके अपोजिट वोट किया। बिल्कुल, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इससे दिखाता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। जी, ये बताइए, बिल तो पास कर लिया जी, आखिर बीजेपी ने ये जो जिद करके, एक तरह से कह सकते हैं आप, बिल पास करा लिया, तो बीजेपी की मंशा क्या है, आखिर क्या साधना चाहती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले आप वहां से जाए कि बीजेपी देश में पावर में आई कैसे। अच्छा, मुझे लगता है कि 90 के दशक में बीजेपी के, पहले देखा जाए 90 दशक से पहले, 90 से पहले इनके दो पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते जी थे। बिल्कुल। एक गांधीनगर गुजरात से अडवाणी जी और एक वो लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही बात। ये दो पार्लियामेंट मेंबर होते थे। 90 के दशक में जब सांप्रदायिकता शुरू किया, उसके किंग अडवाणी जी, श्री लाल केसर अडवाणी जी थे। उन्होंने कार सेवा शुरू की, बाबरी मस्जिद मूवमेंट चलाया, हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाया, उनको मिसगाइड किया, उनके धार्मिक नारों से और धार्मिक
जज्बातों को भड़का कर बहका कर उनको एक मूवमेंट में जोड़ा और जिससे बीजेपी वजूद में आई। ठीक। तो एक पार्टी जो देश में आई ही इस बुनियाद से है, बिल्कुल सही बात। एंटी मुस्लिम ड्राइव चला के, तो ये तो उसका कॉपीराइट है कि जिस दिन वो एंटी मुस्लिम ड्राइव चलाना छोड़ देंगे उस दिन ये यानी ये कहें कि वोट आउट हो जाएंगे। यानी उनका यूएसपी बन गया है कि अगर ये यही करेंगे, हेट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। हाँ, दरअसल हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, जो संविधान को मानते नहीं, जो आज़ादी से पहले भी नहीं मान रहे थे, आज़ादी के बाद भी नहीं मानना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं, ज़्यादातर नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मुसलमान इनके उस प्रोग्राम में बहुत बड़ा रोड़ा है। अच्छा। क्योंकि इस्लाम भाईचारे की बात करता है और इनके वर्ण व्यवस्था में भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये 4-5 हज़ार साल का हिंदुस्तान चाहते हैं, बिल्कुल, जिसमें रूलर कोई और हो और सेवक कोई और हो, उस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी को ये 21वीं सदी का शूद्र बनाना चाहते हैं और ये इसी तरीके से कि कोई अपोज न करे जी, और ये मेजॉरिटी में है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाए। 4000 साल पीछे का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो देश के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए खतरा है। बड़ी अहम बात बताई कि बेग साहब ने बड़ी अहम बात कही कि 21वीं सदी का शूद्र मुसलमानों को बनाना चाहते हैं, और ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है बीजेपी की हर एक्टिविज़म से कि वो जो भी करती है, ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़। जैसे आप 3 तलाक़ का मामला हो, उसको भी इसी तरह से ज़िद करके उन्होंने बनाया, जबकि सारे मुसलमान ये कह रहे थे कि सब हमारा ये मामला हम तय कर रहे हैं, तो आप क्यों करेंगे। आप सीए बिल देख लीजिए, सीए बिल देख लीजिए, सीए को लेकर के, सीए एनआरसी को लेकर के ये इस तरह से बजिद रहे। तो तमाम काम है जो मुसलमानों को पीछे धकेलने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, ताकि 25 करोड़ के मुसलमान को हिंदुस्तान से कहीं बाहर तो फेंका नहीं जा सकता, यहीं रहते हुए उन्हें डिमोरलाइज कर दिया जाए, अपनी जगहों पर बैठ जाएं और उठने ना पाएं। तो ये बड़ी अहम बात आपने कही, इसलिए मुझे इतनी बात करनी पड़ी। अपोजिशन का आपने शुक्रिया अदा किया। ठीक है, लोगों ने बात की, अपोजिशन के लोगों ने, हमने वहाँ सुना भी। अपोजिशन रोक पाने में इस पूरे प्रक्रिया में नाकाम रहा, तो बिल्कुल सही। अपोजिशन क्या कुछ कर सकता था जो नहीं कर पाया, या उसने पूरी कोशिश कर? नहीं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा। क्योंकि मेंबर्स इनके पास पूरे थे, 288 मेंबर ने सपोर्ट किया, 272 चाहिए इनको। और दरअसल वो इससे ज़्यादा और ये क्या करते। हाँ, एक चीज़ है कि मुझे जो लगता है कि जो बीजेपी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, या कुछ लोग, भाजपा में भी बहुत सारे, बीजेपी में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी चल नहीं रही है, तो ये वो समझ ले कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। रसिया में इनको डराने की कोशिश की गई, इन्होंने रसिया के टुकड़े कर दिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आप अमेरिका को देख लीजिए, अफगानिस्तान को डराने की कोशिश की, अफगानिस्तान को कैप्चर किया, लोगों ने खजूर खा के 20 साल मुकाबला किया यूएसए का, अमेरिका का, इनको भागना पड़ा। फिलिस्तीन देख रहे हैं कि बेचारे किस हालत में लड़ रहे हैं। तो मुसलमान को चूंकि उनका यकीन है कि अल्लाह के सिवा वो किसी से डरते नहीं, अब ये अपनी गलतफहमी निकाल दें जो लोग हों जो डराने की कोशिश कर रहे हों या इनको शूद्र बनाने की कोशिश कर रहे हों। इस पर मुसलमानों को बड़ा यकीन था, और बीच बीच में बहुत माहौल चला कि भाई अगर जेडीयू और टीडीपी दो ये पार्टियां अगर बैकआउट कर गईं तो हो सकता है सरकार नाकाम हो जाए। लेकिन वो इसलिए उम्मीद कर रहे थे कि मुसलमानों ने इनको वोट दिया अपने अपने स्टेट में, लेकिन वो वहाँ खड़े रहे सरकार के साथ। उनकी कोई मजबूरी नजर आती है आपको? देखिए, मुझे लगता है मजबूरी उनकी जायज़ है। जैसे आप देख लीजिए, उनको उनके शरद पवार का भतीजा एनसीपी में, हाँ, अजीत पवार, वो भी दूसरी पार्टी में था, उस पर कुछ करप्शन के चार्जेस लगाए इन्होंने। अच्छा। ईडी वगैरह से डराया, मजबूरन इनके टीम में आया वो। तो मुझे लगता है यही डर इनको चंद्रबाबू नायडू को दिखाया होगा, यही डर इन्होंने नीतीश कुमार को दिखाया होगा। तो हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करता है, तो इसलिए हमें लगता है उन्होंने कंप्रोमाइज किया। अच्छा, यानी सरकार से बचने के लिए सरकार का सपोर्ट किया है। बिल्कुल, ये बड़ी वजह हो सकती है, वरना मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इनके एलआई हैं, जैसे चिराग पासवान है और ये जयंत चौधरी है। जी बिल्कुल सही बात है। ये लोग इनकी पॉलिसी से सहमत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कि जो लोग इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ओबीसी समाज कतई नहीं चाहता, जो मेजॉरिटी समाज है, कि इस देश को मनुस्मृति से चलाया जाए। एससी समाज कतई नहीं चाहता।
अगर ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा तो नुकसान SC ST का OBC का होगा, लिटरली होगा, क्योंकि जो इनका जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यही बनेगा कि अपर कास्ट इसको रूल करेगा, शूद्र बना दिया जाएगा, सेवक होगा, ठीक है, सेवक होगा। लेकिन आज अगर आप जमीन पर जाके निकलें तो सबसे ज्यादा अगर किसी OBC कास्ट को अगर देखें, सबसे बड़ा जो ध्वजवाहक बीजेपी का मोदी भक्त आपको वही नजर आता है, हंगामे वही करता है, लिंचिंग वही करता नजर आता है। मुझे क्या है, मैं आपको बता समझ क्यों नहीं रहा है? मैं आपको बता दूं, हाँ ले लेना, मैं आपको बता दूं कि देखिए दलित समाज भी हिंदू है ना, के लिए मंदिरों में एंट्री है नहीं है, नहीं है। आप ये काशीराम के मूवमेंट से पहले अगर कम्युनल राइट होता था तो दलित समाज फ्रंट पे होता था। बिल्कुल सही बात। आज वो नहीं है फ्रंट पे। तो हमारे OBC भाइयों को भी ये बात एक दिन समझ में आएगी, अभी चूंकि वक्त लगेगा, नहीं समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज बताइए कि अब मुसलमानों के पास भी कुछ बचा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मुसलमानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या करे फिर? और वो सब्र का काम ले, कुरान शरीफ के कहा था इन्नल्लाह माअस साबरीन, ठीक है, उसमें बड़ी ताकत है, अच्छी बात है। तो सब्र से काम ले, लेकिन काम क्या करे? और हमें लगता है कि हमारे जो OBC भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, उनके पास जाएं मुसलमान, उनसे बात करें कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और अपर कास्ट नॉन मुस्लिमों में भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं जी जो इसको गलत मानते हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाते रहते हैं। उनसे बात करें और संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ें। सड़कों पर चल करके धरना प्रदर्शन, इस तरह की जो लड़ाइयाँ मुझे तो लगता है कि सोशल लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सोशल लड़ाई किस तरह से? सोशल लड़ाई कितने तरह, हर मुसलमान को चाहिए कि 5-10 लोगों से जो सेकुलर मिजाज के हैं, नॉन मुस्लिम, उनसे रोज मिले, अपने पड़ोस से शुरुआत करें, उनसे कहें अच्छा कि देखिए हम आपके भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अब आप लोग हमारी मदद करें। अच्छा, तो अगर आप 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर आप उसमें से 10 करोड़ एक्टिव मान लीजिए और 5 लोगों से रोज मिल रहे हैं, तो आप 50 करोड़ लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी को वोट आउट कर देंगे। मुसलमानों को आगे बढ़ना है, उसे तरक्की करना है, उसे पढ़ना भी है, उसे एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, उसे अपने बिजनेस भी करने हैं और अपनी शिनाख्त के साथ आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जो दबाव हैं, सियासी दबाव हैं, इनके दरमियान काम करना है। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हिंदुस्तान में आने वाले दिनों की? लॉन्ग टर्म मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपसी फिरके की नफरत ख़त्म करना, स्टेप 1 जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और दूसरी चीज़, हिंदू भाइयों से भाईचारा बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ इस देश का इतिहास देखिए, गंगा जमुनी तहजीब वाला इतिहास है ये। अच्छा। और सब न्यायप्रिय, हमारे हिंदू भाई बड़े न्यायप्रिय हैं, और उसका सबूत है कि अभी 232 पार्लियामेंट मेंबर ने इस बिल के खिलाफ वोट किया। बिल्कुल सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूसी कुफ्र है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने हिंदू भाइयों से बात करें, हर मुसलमान बात करे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो जरूर मदद करेगा। वरना यहाँ तो एक ऐसी कम्युनिटी है जो बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से शुरू हुआ और यही खत्म कर दिया गया, उनके बुद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया। जी बिल्कुल सही कहा। तमाम बुद्ध भिक्षुओं को बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया। अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वही हाल होगा जो बौद्ध भिक्षुओं को होगा, और वही हाल होगा जो हमारे यहाँ के द्रविड़ियन, जो यहाँ के ओरिजिनल नेशनलिस्ट है, जो यहाँ के असल बाशिंदे थे, उनको शूद्र बनाया गया। वही हाल मुसलमानों का होगा। अच्छा, बड़ी अहम बात बेग साहब ने आखिरी जुमले में कही कि लड़ाई लड़नी होगी, और जो कौमें लड़ती हैं वही आगे बाकी रहती हैं, उनका कल्चर बाकी रहता है, उनकी तहजीब बाकी रहती है, वो बाकी रहते हैं। माजी में हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ा आंदोलन किया और बुद्धों को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह से द्रविड़ियन के साथ ही मामला हुआ जो यहाँ के असल बाशिंदे थे। तो मुसलमानों को लड़ना है, लेकिन यहाँ का जो पैरामीटर है, जो डेमोक्रेटिक पैरामीटर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है, उसके दरमियान लड़ना है। और हिंदुस्तान की जो आबादी है, कसीर आबादी है, यानी हिंदू आबादी, उसके साथ किस तरह से ब्रदरहुड कायम करना है, उनका ट्रस्ट जीतना है और एक दूसरे के काम आना है। जब तक एक दूसरे के काम आना नहीं शुरू करेंगे आप, तब तक उनका साथ नहीं होगा। जब उनका साथ नहीं होगा तो आप ये लड़ाई जो आपको लड़नी है फासिस्टों से, ये आप लड़ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी गुफ्तगू
मिर्ज़ा महबूब बेग साहब से हो रही थी। ये ट्रैवल टॉक मिर्ज़ा महबूब बेग साहब के साथ हम कर रहे थे। और भी लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या है और आने वाले दिनों का रोड मैप क्या हो सकता है, क्योंकि मुसलमान ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार है। क्या करे क्या ना करे। मिली तंजीमें काम कर रही हैं अपने तौर पर, सबको काम करना है, हर शख्स को काम करना है, किसी एक तंजीम का किसी एक ग्रुप का काम नहीं है। हर फ़र्द जो मुसलमान समझ रखता है उसको आगे आना है और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी राय रखनी है और अपनी लड़ाई लड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।